कि खुद भूपेंद्र यादव को मालूम नहीं था कि मेरे लोगों को हटाया जा रहा है। जब हटाने का ऑर्डर टाइप हो गया, उनको भी तभी बताया गया, तभी उनको पता चला। और खबरें तो यहां तक है वो दिल्ली में थे भी नहीं, शायद कश्मीर में थे। तत्काल वो दिल्ली वापस आए, तत्काल उनको बुलाया गया। तो इसलिए तत्काल आपको आधे में बुलाया जा रहा है, आप बाहर हैं, वापस आ रहे हैं और आपकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है आपको खुद नहीं पता है। तो ये बताता है, ये जताता है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ऐतिहासिक काम हो रहा है मोदी सरकार में, क्योंकि मोदी जी हैं तो फिर मुमकिन है। तो मुमकिन क्या हो पा रहा है कि मंत्री जी को खबर नहीं है और चार चार नौकरशाहों की छुट्टी कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, क्या कारण है, इसकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर जो हैं वो इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे, ताकि हम बेबाक आवाज उनकी उठाते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। जी जी सर, यादवों को लेकर आजकल बहुत सुर्खियां बन रही हैं। एक तो अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे की जो लड़ाई चल रही है उसकी बात हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई है वो पीएमओ वर्सेस भूपेंद्र यादव की है, क्योंकि चार लोगों का एकाएक हटा दिया जाना मतलब क्या संकेत दे रहा है, हो क्या रहा है आखिरकार, कुछ जरा बताइए इसके बारे में। देखिए हिमांशु, ये दो चीजें हैं। भूपेंद्र यादव वाला मामला तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आपको आने वाले समय में पता चलेगा। और अंदर की खबरें बहुत ज्यादा पता इसीलिए नहीं चलेंगी आपको कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हिरेन जोशी और उनके साथ कई लोग हटाए गए थे। आज तक रहस्य बना हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति हटाए गए थे, आज तक रहस्य बना हुआ है। तो रहस्य से पर्दा तो उठने से रहा, लेकिन अभी जो लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि किस वजह से हटा दिया गया, कोई राजस्थान का एंगल है, कोई भ्रष्टाचार का एंगल है, कोई आरएसएस का एंगल है, इसमें बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन ये उन सबसे बड़ा मामला है। देखिए मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में 3 या 3.5 दशक की मैं बात करूं तो लुटियंस जोन में कभी कोई इतना बड़ा मामला हमने सुना नहीं है। और दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है उसमें एकाएक 4 लोगों को हटा देना और मंत्री को भी पता ना होना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इस पे मैं सेकंड में चर्चा करूंगा। पहले हम ये टीपू वाले मामले पे कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और देश में भी वो मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के नेता वो पार्लियामेंट में हैं, लोकसभा में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। और आज जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं। और अखिलेश यादव का केंद्र में होने का दूसरा कारण ये भी है कि प्रमुखता से अगर किसी नेता का हम देखें या किसी विपक्षी दल का देखें, अभी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है जितना अखिलेश यादव ने मंदिर पर शुरू में किया था। और मंदिर एक हिसाब से माना जा रहा है कि इस मुद्दे की शुरुआत ही राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव ने की थी। इसमें अगर इस घोटाले को आगे बढ़ाने में, इस घोटाले को खोलने में अगर कुछ चंद लोगों का जिक्र किया जाता है तो उसमें चाहे अभिषेक उपाध्याय हों, चाहे वो अयोध्या के 2 वरिष्ठ पत्रकार हों और चाहे अखिलेश यादव हों, मामला तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ था। और बाद में वो मामला इतना बड़ा बन गया है कि अभी भी इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो बैकफुट पे आ गया इस मामले को लेकर। 100 साल का अपना जश्न मना रहा है संघ, और ऐसे में इतना बड़ा दाग उसके ऊपर लग जाना उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संघ को समझ में नहीं आ रहा है कि इस दाग को किस प्रकार से धोया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कुछ विद्वान नेता हैं जो मौका ढूंढते रहते हैं इस तरह का। अब ये बीच में एक कहानी बनाई गई कि भाई टिन्नू यादव का नाम जिस प्रकार से आया है, अगर आप टिन्नू यादव की जांच पड़ताल करें जैसे कुछ पत्रकारों ने भी करी है और वैसे भी जैसे चर्चाओं में आ रहा है, हमने देखा है, तो टिन्नू यादव के बारे में खबरें ये हैं कि वो 88 से संघ के कार्यकर्ता हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, वो संघी हैं पक्के, और उसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद के साथ काम कर रहे हैं और उसी के तहत वो चंपत राय जी के साथ हैं और वो मंदिर में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर अखिलेश यादव में आप जातिवाद जोड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव भी यादव है और टिन्नू यादव भी यादव है, तो फिर तो भूपेंद्र यादव भी यादव है ना, तो उनको भी जोड़ दीजिए। यादव तो बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। यादव तो कई सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो अभी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे काम कर रहे हैं। एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव हैं और खुद अमित शाह के जो पीएस हैं वो भी यादव हैं। तो क्या अगर यादव होना गुनाह है क्या? और ये क्या यादव, जितने यादव हैं वो सब टिन्नू यादव की तरह चोरी चकारी कर रहे हैं? या आप एक रास्ते से सबको निकालते हैं क्या? क्योंकि आपकी थोड़ी आदत हो गई है कि अगर ये मुसलमान है, अगर ये अकलियत है, तो सबको एक सांचे में घुसा दो। ये आदत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े विद्वान सांसद हैं जो आजकल चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोई दूसरे मुद्दे हो, वही फ्रंट पर रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है, समझदार लोगों की कमी है, इसलिए इन 2-4 लोगों को फ्रंट पर रखा गया है। वही जवाब देते हैं, वही जांच पड़ताल करते हैं। एकाएक इनका ट्वीट आता है कि भाई 890 बार जो है अखिलेश यादव की टिन्नू की बात हुई है। अगर अखिलेश यादव बाकी चीजें ना करके इनको कहते कि आप जो है सबूत पेश करिए, तो देख फिर ये बात होती कि ये सबूत पेश करें। ये हवा हवाई में बातें कहते हैं और इन्होंने अखिलेश यादव को लपेट लिया। अगर एक हिसाब से देखा जाए, अखिलेश यादव का और इनका कोई स्तर है क्या, मैच करता है क्या? लेकिन अखिलेश यादव को उलझाने के लिए ये आगे आ गए हैं। या आप अखिलेश यादव के साथ उलझे रहिए, मामले को आगे बढ़ाते रहिए और इधर दाएं बाएं चीजों को चलते रहने दीजिए जो चल रही हैं। आप ध्यान डाइवर्ट कर दिए लोगों का। तो अंधभक्तों को एक नया काम मिल गया कि निशिकांत दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। देखो अखिलेश यादव कितना गिरा हुआ आदमी है, टिन्नू यादव के साथ लगा हुआ था, बताइए, उसको फोन कर रहा था, उससे जानकारी ले रहा था। तो ये चर्चा का विषय तो बन गया ना। और इनके इसी मानसिक स्तर के लोग हैं जो चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो अंधभक्त है। तो अंधभक्तों को एक बहुत बढ़िया हथियार जो है मिल गया है और यही इनका मकसद था। और इस बात से बखूबी वाकिफ है निशिकांत दुबे भी और बाकी लोग भी। और मुझे ये लगता है कि मैं अगर अखिलेश यादव की जगह पे होता, मैं उसको इग्नोर कर देता। आपने जैसे ही उसका संज्ञान लिया है तो वो तो वही तो चाह रहा था, और क्या था उसके पास? वो तो अगर आप इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और आप कोर्ट तक जाते हैं, तो वो तो पहले अटेम्प्ट पे ही माफी मांग लेंगे वहां जाके, क्योंकि उनको तो जो करना था वो हो चुका। उनको इससे आगे करना ही नहीं है कुछ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन्होंने टीपू को और टिन्नू को जोड़ने की जो बात की है और जो एक जुमला बनाया है, तो वो उससे लोकप्रियता प्राप्त करना चाह रहे थे और उससे एक चर्चा लोगों को देना चाह रहे थे। तो लोगों में चर्चा आ गई। जब हम और आप ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो बाकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए यही मकसद इस बात का था। और वो अपने मकसद, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में इसी तरह से काम होती है। इसका मैं छोटा एक एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं कि जब युद्ध होते हैं और श्री कृष्ण जी को युद्ध करना है या भगवान राम को रावण की सेना से युद्ध करना है, तो राम सारे सिद्धांत, सारे पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम राम है, वो सारे सिद्धांत, सारी नैतिकता साथ लेके चलेंगे और युद्ध लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है रावण की तरफ से सारी नैतिकता ना की जाए। अगर श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं तो नैतिकता लड़ रही है सारी, और हमें शाम को युद्ध बंद कर देना है, पीठ पीछे वार नहीं करना है, लड़के मारना है, लड़के हराना है आपको। ये चल रहा है क्या? बाद में जो युद्ध हुए, मुगलों के युद्ध हुए और बाद में जो युद्ध हुए, वो रात को मार जाते थे आपको आके। तो ये सिद्धांत कहां चले गए? तो सिद्धांत, जो व्यक्ति सिद्धांतवादी है वो सिद्धांत के साथ लड़ता है, और जिसको सिद्धांत से लेना देना नहीं है वो तो इसी तरह वार करता है। अब क्या आप देखेंगे, जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई आज की डेट में चल रही है, वो कोई सिद्धांतवाद की लड़ाई है? किसी नेता का सिद्धांत बचा हुआ है? जो नेता नीतीश कुमार की पार्टी से जीत के गए, नीतीश कुमार को लोगों ने जो है अपना समर्थन दिया और आज भारतीय जनता पार्टी का वहां पे सीएम बना बैठा है। क्या आपको समर्थन जनता ने इनके नाम पे दिया था जो आज मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल में?
तो इसलिए क्या है कि आपने ये जो चड्डा पड्डा जो गए हैं अभी आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में, क्या चड्डा जी को समर्थन दिया था जनता ने? जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था। तो इनका नैतिकतावाद कहां गया? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन पर को बहुत ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज की डेट में है, महत्वपूर्ण मुद्दा भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव मोदी सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, अमित शाह के खास व्यक्ति हैं। आपको इसमें कई एंगल देखने होंगे। आप जो चर्चाएं नोटिस जोन में चल रही हैं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हमारी भी बातें लोगों से हो रही हैं, उसमें निकल के ये आ रहा है कि एक तो जो अंडमान निकोबार में अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें काफी हद तक पेड़ों की कटाई का मामला है। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल जो इसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि भूपेंद्र यादव के घर पे पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की 2 बार मीटिंग हुई और उसमें भूपेंद्र यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव सामने क्यों नहीं आए? भूपेंद्र यादव ने तो बहुत अच्छा वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। तो ये क्या रणनीति चल रही है? तीसरी रणनीति यह है कि प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, ऐसे में पीएमओ का एकाएक एक्शन ले लेना, क्या कोई बाहर का एंगल भी इसमें है? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें नौकरशाही का और अपनी ब्यूरोक्रेसी का भी मामला बनता है, देश का भी मामला बनता है। तो बहुत सेंसिटिव मैटर है और अभी ये अधपका है। अभी इसकी सारी चीजें बाहर निकल के आई नहीं है। हालांकि मैं ये भी नहीं मान के चल रहा हूं कि चीजें बाहर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चीजें बाहर आती नहीं है। हिमांशु जी, आपको याद होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति हटाए गए, आज तक नहीं पता किसी को कि किस लिए हटाए गए, क्यों हटाए गए। आपको याद होगा कि हिरेन जोशी जैसे बहुत महत्वपूर्ण नौकरशाह पीएमओ से हटाए गए। प्रसार भारती के चेयरमैन बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हटाए गए, आज तक किसी को पता चला क्यों हटाए गए। तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, ऐतिहासिक मैटर है। आज तक ऐसा मामला कभी हुआ नहीं है दिल्ली की सरकार में। अगर ये मामला हो रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा है। आने वाले समय में आपको कुछ सुगबुगाहट जरूर मिलेगी, लेकिन मामला पूरा खुल जाएगा, इस पे अभी भी मुझे थोड़ा संशय है जी। अच्छा, छटनी होना, वैसे तो हमने देखा है तमाम जगह पर छटनी होती है, लेकिन अगर 4 नौकरशाह हटाए जा रहे हैं तो संदेश क्या जा रहा है? मतलब देखिए, बातें भले ही पूरी निकलकर सामने ना आए, लेकिन ये तो है ना कि कुछ अंदर खाने पक रहा है, कुछ तो खिचड़ी बन रही है। देखिए हिमांशु, इसमें कई सारी चीजें हैं। हालांकि कई लोगों का कहना यह भी है, और मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, कई लोगों का यह भी कहना है कि जो संघ के बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं, जो संघ के लोग कई अच्छी जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो धीरे धीरे उनको हटा रहा है ताकि संघ को कमजोर किया जा सके और संघ का बहुत ज्यादा दबदबा भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे ना रहे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये इतना छोटा मामला है, मुझे नहीं लगता। मुझे कुछ मामला दूसरा दिखाई देता है। और एक व्यक्ति को हटाना, रूटीन ट्रांसफर कर देना, धीरे से कोई बात कर देना होता है। खबर इसमें यह भी है, जो मैं आपको स्पेशल खबर बता रहा हूं, जानकारी ये भी है, और ये पुख्ता जानकारी है, कि खुद भूपेंद्र यादव को मालूम नहीं था कि मेरे लोगों को हटाया जा रहा है। जब हटाने का ऑर्डर टाइप हो गया, उनको भी तभी बताया गया, तभी उनको पता चला। और खबरें तो यहां तक है, वो दिल्ली में थे भी नहीं, शायद कश्मीर में थे। तत्काल वो दिल्ली वापस आए, तत्काल उनको बुलाया गया। तो इसलिए तत्काल आपको आधे में बुलाया जा रहा है, आप बाहर हैं, वापस आ रहे हैं, और आपकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है आपको खुद नहीं पता है। तो ये बताता है, ये जताता है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसलिए अभी किसी को कुछ नहीं पता है। जितने लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सब धूल में लठ मार रहे हैं। अभी सही जानकारी किसी को नहीं है। मुझे भी खुद बहुत सारी जानकारी नहीं है, मैं भी सुनी सुनाई बातें कर रहा हूं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इस तरह के मामले हो सकता है कि आने वाले समय में
दूसरे मंत्रालयों में भी हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी आप जिस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं कि अभी मानसून सेशन शुरू होगा, आप लगातार सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल में अभी फेरबदल भी होना है, उसके बाद मानसून सेशन आना है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है जिसके तहत ये सांसद तोड़ो अभियान चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें क्या बोलते हैं, अपने लोकतंत्र में, अपने संविधान में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। तो संविधान में भी क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे क्या? तो उसके लिए हमें जो बहुमत चाहिए, वो बहुमत जुटाने के लिए एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। तो क्या लोकतंत्र में भी बदलाव किया जा सकता है? तो बहुत बड़े बड़े मामले हमारे सामने हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। और 20 तारीख से मानसून सेशन शुरू होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें एकाएक आपके सामने आएंगी। आपने देखा था जो पिछले सेशन में महिला आरक्षण के मामले पे लपेट के वो परिसीमन वाला बिल आ गया था और वो नहीं हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उसको करने की कोशिश करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ये सांसद तोड़ो अभियान छेड़ रखा है, ताकि वो जो संख्या है, और वो मेरे ख्याल से 361 की संख्या है या 371 की संख्या है, जो निर्णायक संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी जुटाने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी करीब 350 तक पहुंच चुकी है। 10-5 सांसद उसको जरूरत है, और 10-5 में तो कोई रिजाइन कर देगा, कोई गैर हाजिर हो जाए, कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर मुझे दिखाई नहीं देता है। तो भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पे जा रही है, मोदी सरकार आने वाले समय में क्या क्या करने जा रही है, बहुत सारे इशू हैं जो हमें आने वाले मानसून सेशन में दिखाई देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।